नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, आज डे 17 का आधार सीरीज का ये लेक्चर डिस्कस करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है हड़प्पा सभ्यता के ऊपर है कि ये एक वैज्ञानिक सभ्यता थी और बड़ी ही उन्नत रूप से वैज्ञानिक सभ्यता थी। क्या आप इससे सहमत हैं? तो तर्क देने आप एक दो सीमाएं भी बता सकते हैं और उचित उदाहरणों के साथ इसका उत्तर देना है तो उदाहरण भी देंगे। 125 शब्दों में 8 अंक का है। देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं। 2 बार 3 बार आयोग इसे पूछ भी चुका है और अभी आगे भी पूछे जाने की संभावना है। लेकिन सबसे दिक्कत यही होती है आयोग का, जब एग्जाम आप लिखते हैं कि जो क्वेश्चन आसान होते हैं उनको लेकर आप बड़े और कॉन्फिडेंट रहते हैं और उसको अच्छे से नहीं करते हैं। आसान क्वेश्चन के साथ ये है कि सब लोग उसका एक साधारण सा उत्तर लिखते हैं, सिंपल। उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड नहीं लिखेंगे, कुछ उसकी अलग से तैयारी नहीं करेंगे। तो इस वजह से होता क्या है कि जो उत्तर आप लिख रहे हो उसके अच्छे अंक मिलने चाहिए थे आपको, लेकिन मिलते हैं फिर एवरेज या बिलो एवरेज। यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार के जो आसान से क्वेश्चन है उनको तो कम से कम अच्छे से तैयार कर लीजिए और उनको क्या है फिर एक अच्छे पैटर्न के ऊपर आप लिखिए, अच्छे कीवर्ड यूज कीजिए, अच्छे उदाहरण यूज कीजिए, मैप डायग्राम वगैरह बनाइए। देखिए, मैप डायग्राम के ऊपर एक वीडियो बना दिया गया था कल, एक पहले बनाया था, एक आज बनाया, 2 वीडियो बन चुके हैं कि माइक्रो नोट्स कैसे बनाने हैं, डायग्राम्स का प्रयोग कैसे करना है और चार्ट का प्रयोग कैसे करना है और फैक्ट्स और फिगर क्या क्या लिखने हैं आपको। ये सब माइक्रो नोट्स के नाम से एक वीडियो बना हुआ है, इसे आधार सीरीज की प्लेलिस्ट में भी ऐड है और स्ट्रेटेजी वाली प्लेलिस्ट में भी। तो उसको आप देख लीजिए अच्छे से और अपने माइक्रो नोट्स ऐसे ही बनाना शुरू कर दीजिए। एक क्वेरी और थी कि कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर मैं बताया था कि जो हमारा विशेष बैच चल रहा है, जो आपको पता है कि 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है, तो उसकी कुछ कॉपियां मैं दिखा देता हूँ कि कैसे हम कॉपी चेक करते हैं, क्योंकि 1-to-1 क्वेरी का पॉसिबल नहीं होता रिप्लाई करना। तो देखिए, ये प्रॉपर जैसे किसी छात्र ने लिखा है तो बिल्कुल इसको उसी प्रकार से उसकी कॉपी चेक की गई है और बताया कि थोड़ा प्रभावी बनाइए, निष्कर्ष अगर थोड़ा सिंपल है, बहुआयामी दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हुई। क्या ये क्वेश्चन जो हमारा है एक ये हड़प्पा कालीन के ऊपर ही बनाया हुआ है, ये तो उसी का ये निष्कर्ष बताया कि इसमें आप ऐसे करें। कंटेंट ठीक है पर प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए। देखिए, जो कमी होगी केवल वही बताई जाएगी। देखिए, इन्होंने भूमिका अच्छी लिखी है तो भूमिका प्रासंगिक है, बिल्कुल वेरी गुड। ये मैप बनाया इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का, तो ये भी ठीक है। इन्होंने ये इतना स्पेस बिना मतलब के लिया हुआ है इस छात्र ने, तो ये बताया कि ये जो स्थान है ना, ये आप मैप पर ही दिखाओ भाई, यहाँ कोट दीजिए है या हड़प्पा है, ये सीधा सीधा यही बताइए। इतना स्पेस लेने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, वो समझ जाएगा कि बिना मतलब के पेज भरे हुए हैं। तो जो हम कॉपियों का मूल्यांकन करते हैं, जैसे कि इसकी विशेषता है कि बारीकी से करते हैं, क्योंकि सारे छात्र वही है जो बार बार मेंस लिख रहे हैं लेकिन किसी कारण से अटक रहे हैं। तो ये वही छोटे छोटे कारण होते हैं जिनसे आपको नंबर आधा आधा एक एक नंबर कम मिलता है। और वो आधा एक नंबर जैसे बताया कि सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पेज देखिए साथियों, इधर क्या था कि सिंधु सभ्यता कहने का पक्ष था। तो सिंधु सभ्यता को एक्चुअली क्या है, अभी एनसीईआरटी अपने पढ़ेगी, उसको सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया है। तो उसके ऊपर ना कुछ विवाद हुआ है कि भाई ये नाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन था। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का इन्होंने अच्छे से बताया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये जो लास्ट वाला भाग, ये वाला पहला पक्ष है, ये कम लिखा है। तो बताया कि इस पक्ष को भी पूरा लिखिए और विपक्ष में जो दिया है वो 3-4 पॉइंट इन्होंने लिखे ही हैं। जो इन्होंने छोड़ दिया था महत्वपूर्ण पॉइंट, भाई सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी क्यों कहा जा सकता है, तो देखिए, क्योंकि इसका पतन का एक कारण ये भी माना जाता है कि सरस्वती नदी सूखने के कारण भी इसका पतन हुआ, ये भी एक कारण मानते हैं विद्वान। तो ये हम इसके नामकरण के साथ जोड़ेंगे कि भाई जब सरस्वती सूखने के कारण जो है इसका पतन हुआ है, तो इसका नाम क्यों ना सिंधु सरस्वती सभ्यता होना चाहिए, क्यों केवल सरस्वती सिंधु सभ्यता इसका नाम है। तो ये इस प्रकार से कॉपियाँ चेक की गई है, आप देख सकते हैं। जुड़ना है तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। कल शुरू हो चुका है वो बैच और आज अभी 2 टेस्ट हुए हैं, जिनको जुड़ना है जुड़ जाइए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि बताया, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इसका उत्तर आसान नहीं है। आसान का मतलब पता सब कुछ है आपको, लेकिन प्रेजेंटेशन और कीवर्ड्स और जो आप डायग्राम वगैरह बनाएंगे वो छोड़ देते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं ठीक से और फिर इसका उत्तर डिस्कस करेंगे। हड़प्पा सभ्यता वैज्ञानिक रूप से एक उन्नत सभ्यता थी। क्या आप इससे सहमत हैं? उचित उदाहरणों के साथ तर्क दीजिए। 125 शब्द और 8 अंक है, तो सीधा शॉर्ट में आपको लिखना है। तो सबसे पहले जैसे बताया था कि कोई भी इतिहास का हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका जब हम उसका जिक्र करते हैं तो कालखंड लिख देते हैं।
ये देखिए हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व लिखी है, 2600 ईसा पूर्व लिखी है या 3300 ईसा पूर्व लिखी है, लगभग, क्योंकि कोई एक मत नहीं है, इसका कालखंड वही माना जाता है 3300 से, फिर ये परिपक्व हुई 2500 ईसा पूर्व के आसपास। की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि सबसे बड़ी विशेषता इसकी तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक पूछा है ना तो भूमिका हम प्रासंगिक लिखेंगे तुरंत। ये नहीं लिखे कि यहाँ पर ना ये लिखने का औचित्य नहीं बनता कि यह उस समय की सबसे बड़ी सभ्यता थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इसी में नगरीय आ जाएगा। देखिए आप आगे, यह एकमात्र कृषक संस्कृति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी नगरीय सभ्यता थी जिसने जिसने अपने समय से बहुत आगे जाकर इंजीनियरिंग, स्वच्छता, मापन, धातु विज्ञान के क्षेत्र में अनुकरणीय मानक स्थापित किए। तो ये नगरीय यहाँ लिखने की जरूरत नहीं आपको, नहीं तो क्या करते हैं कई छात्रों ने क्या किया कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, अलग से शब्दों को आप बढ़ाए बिना, मतलब क्योंकि ये संक्षेप में रखना है हमें और इसमें सब कुछ आ भी जाना है, इस प्रकार से बनानी है भूमिका। तो हेडिंग ये डालेंगे सीधा, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की वैज्ञानिक श्रेष्ठता, क्योंकि यही पूछा है कि वैज्ञानिक रूप से श्रेष्ठ थी या उन्नत थी कि नहीं, तो ये हेडिंग डालेंगे मेन बॉडी का। फिर ऐसे अलग से बुलेट पॉइंट कुछ लगाएंगे और सब हेडिंग और डॉटेड पॉइंट या बुलेट पॉइंट में हम लिखेंगे। तो पहला क्या है, नगर नियोजन और जल निकासी, ये तो प्रसिद्ध है, तो ये पॉइंट सबसे पहले लिखेंगे हम। हड़प्पा में क्या था, ग्रिड प्रणाली थी जहां सड़कें समकोण पर काटती थी। अच्छा, इसका कुछ छात्र क्या करते हैं, बनाते ही नहीं है डायग्राम। अरे जब इतना सिंपल सा डायग्राम है तो उसे तो बनाइए, 1 सेकंड में लगेगी। कुछ क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो प्रॉपर ऐसे कीजिए, ऐसे, जिससे कि लगे कि हाँ सड़कें हैं और ग्रिड प्रणाली, इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आधा सेकंड लगेगा आपका। ठीक है। शोक पिट थे, क्या थी, वहाँ नालियाँ ढकी हुई थी, इसका भी आप डायग्राम बना सकते हैं ऐसे करके। ये शोक पिट दिखा सकते हैं और इसके ऊपर ये ढक्कन दिखा सकते हैं ऐसे, ये ढक्कन थे, मेन होल था और ये नालियाँ थी, तो ऐसे आप दिखा सकते हैं ऐसे करके। इसका भी एग्जाम्पल आप मतलब डायग्राम बना सकते हैं। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बात, भाई जल रोधी तकनीक थी, जिससे जल क्या था कि लीकेज नहीं होता था। तो ये देखिए कितनी टेक्नोलॉजी उस टाइम थी। तो यही सब बताना है कि भाई ये इनको यहाँ गणित की नॉलेज थी, है ना, यहाँ क्या है, इनको केमिकल और रसायन की भी नॉलेज थी। आगे चलिए, दूसरा पॉइंट लिखेंगे मानकीकरण और मापतोल। देखिए वहाँ ना निश्चित गुणांक में क्या होते थे, ईंट और बट्टे होते थे। बट्टे मतलब बाट जिसे बोलते हैं, तोलने के लिए जो होता है। तो इसका मतलब क्या है, उनको गणित का और प्रॉपर ज्ञान था कि कितना गुणा भाग कैसे करना है, ये सब प्लस माइनस का भी ज्ञान था। तो व्यापारिक सूत्रता हेतु उन्होंने ऐसे लिखेंगे, वजन और माप के लिए मानकीकृत पत्थर के बाटों का प्रयोग किया। ईंट का अनुपात देखिए हर जगह ये मिल रहा है, तो 1:2:4, तो इसका मतलब कुछ मापने की चीज थी उनके पास, तभी तो ये अनुपात बनाया, जो कि उनकी उन्नत इंजीनियरिंग और निर्माण मानकों में एक रूपता को सिद्ध करता है। तो होगी वैज्ञानिक श्रेष्ठता। लोथल से मिली मापनी अर्थात स्केल, जो ये हमारी स्केल होती है, वो भी अत्यंत सटीक थी। तो इसका आप डायग्राम भी बना सकते हैं ऐसे करके। तो ये हो गया 3 पॉइंट। आगे चलते हैं, धातु विज्ञान और शिल्प विज्ञान। देखिए उनको कांसे का ज्ञान तो था ही, आपको पता ही कांसे सभ्यता थी। इसका मतलब क्या है, तांबा और टिन के मिश्रण का सटीक अनुपात मिलता है। उनके जितने भी धातु की जो वस्तुएं मिली है, ऐसा नहीं कि कहीं कम गुणवत्ता का कांसा है और कहीं समान मतलब ज्यादा गुणवत्ता का है, समान रेशो में मिला है। जो भी कांसे के मिले हैं वो समान रेशो में उनमें तांबा और टिन का मिश्रण मिला है। तो ये कितना मतलब उनको नॉलेज थी, ये देखिए उन्नत धातु विज्ञान उनका था। तो ये वैज्ञानिक विधि होगी एक भी। अच्छा, लोस्ट वैक्स टेक्निक आपको पता है कि उससे मूर्तियां बनती थी, आज भी बनाते हैं। तो वो तकनीक तब से लेकर अब तक चली आ रही है, लुप्त मोम विधि हिंदी में बोलते हैं। उसका क्या प्रयोग करते थे, उसका प्रयोग करके मूर्ति की ढलाई करते थे। अच्छा, लोथल गोदीवाड़ा आपको पता ही है। तो इसका मतलब उन्हें ज्वार भाटे का ज्ञान था कि कहाँ किस जगह गोदीवाड़ा बनाना है, डॉकयार्ड बनाना है, तो उनको ज्वार भाटे का ज्ञान होगा कि तभी तो पता उन्होंने वहां बनाया, नहीं तो कहीं और बनाते तो दिक्कत हो जाती। तो उनके समुद्र विज्ञान की दक्षता का साक्ष्य है ये। ज्वार भाटा की समझ रखते थे, ये सिंपल ऐसे लिखिए। खगोल विज्ञान और समय का ज्ञान था। देखिए मोहरों पर जो अंकित विभिन्न पशु पक्षियों के चित्रण है, उनका व्यापारिक उपयोग तथा संभवतः तारों की स्थिति के आधार पर दिशा ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण पुष्ट करती है। तो ये आप लिख सकते हैं एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, छठा पॉइंट, कृषि एवं पर्यावरणीय ज्ञान। देखिए उस समय कई प्रकार की फसलें थी, जैसे कि गेहूं, जौ और कपास। और कपास का तो सबसे पहले उत्पादन ही यहाँ हुआ, तो कितना फसल का ज्ञान था उन्हें, ये भी समझ आता है इससे। फसल चक्र भी पता था, क्योंकि किसके बाद क्या फसल बोनी है, सभी प्रकार की फसलें बोई है अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से। तो ऋतु ज्ञान भी था उन्होंने। वर्षा का ज्ञान था कि कब वर्षा होगी कब नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंग वो फसल बोते थे। तो बाढ़ नियंत्रण एवं नदी प्रणाली की समझ थी। तो ये सब चीजें क्या करता है, इनके वैज्ञानिक श्रेष्ठता को प्रमाणित करती है। अब
क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो आप एक दो सीमाएं भी लिख देंगे। दूसरा क्या है, सीमाएं क्या है, पहली लिपि उनकी अपठित है, अभी तक कोई पढ़ी नहीं गई, तो सब क्या है अंदाजे से बात करें, केवल उत्खनन के आधार पर, उत्खनन जो साक्ष्य हुए हैं उनके आधार पर, क्योंकि उनकी लिपि पढ़ लेते तो पता चलता है उस समय उन्होंने क्या क्या बातें की। लोह तकनीक का भाव था, देखिए ब्रोंज कांस्य एज तक या ब्रोंज एज तक ही सीमित था, लोहे का ज्ञान नहीं था उनको, है ना। सैन्य तकनीक सीमित थी, क्योंकि युद्ध के जो उन्नत उपकरण है उनका तो कहीं प्रमाण मिले नहीं है। तो अगर कोई भी सभ्यता उन्नत होती है, व्यापार होता है, तो वहाँ लड़ाई झगड़े भी होंगे, युद्ध भी होगा, सारी चीजें होंगी, तो वहाँ उपकरण होने जरूरी थे। तो ये इसकी 3 सीमाएं लिख देंगे। फिर भी एक पॉजिटिव निष्कर्ष लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, देखिए उपर्युक्त तथ्यों से या साक्ष्यों से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता न केवल एक सुव्यवस्थित शहरी व्यवस्था थी, जैसे कि बस बार बार इसी के ऊपर जिक्र किया जाता है कि शहरी नगरी ये सभ्यता थी, तो हम इससे आगे लिखेंगे, बल्कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अपनी समकालीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता की तुलना में कहीं अधिक उन्नत थी। वहां से अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं वहां इतने वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिले जितने हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। उनका यह दृष्टिकोण, उनका यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण न केवल उस काल की भौतिक उन्नति का आधार बना, बल्कि आज भी देखिए कितना प्रासंगिक है, आज के सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, क्योंकि अगर ये चीजें हम अपनाएं तो आज भी अर्बन प्लानिंग जो है सस्टेनेबल हो सकती है। आप देखते हैं दिल्ली जैसे शहरों में भी क्या है, नालियां चौक हो जाती है, प्रॉपर सोक पिट नहीं है, सड़कें आड़ी टेढ़ी हैं आज भी, है ना। 2-4 शहर छोड़ दिए जैसे ग्रेटर नोएडा और चंडीगढ़ बनाए गए हैं, सड़कें समकोण पर है, नहीं तो क्या होगा, गुड़गांव में एक सड़क इधर आएगी एक इधर आएगी, यहाँ लग जाएगा ट्रैफिक जैम, और कई बार तो ऐसे सड़क आएगी और ऐसे ही घूम के चली जाएगी तुरंत, तो यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो अगर उनसे हम ये ज्ञान लिया जाए तो अर्बन प्लानिंग भी अच्छी हो सकती है, के लिए भी मार्गदर्शक का कार्य करेगा। तो ये आज का हुआ लेक्चर दोस्तों, छोटा सा लेक्चर था, बताइए कैसा लगा आपको। ये इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए दिया हुआ है, और जिसको भी टेस्ट सीरीज से जुड़ना है विशेष बैच से, वो इस पर संपर्क करें, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सब फायदा देगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।